हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय जो पोस्ट चैनल। और मध्य प्रदेश व्यापम के द्वारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की कई सारी पोस्ट निकाली है, जिसमें 8 सब्जेक्ट आने वाले हैं। उन्हीं 8 सब्जेक्ट में जनरल मैनेजमेंट यानी कि सामान्य प्रबंधन है, जिसके बारे में कैंडिडेट्स को बहुत कुछ पता नहीं है। तो हमने आज से स्टार्ट की है जनरल मैनेजमेंट के बेस्ट क्वेश्चंस, सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस देखते हैं, जिनमें से ही क्वेश्चन बनते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आते हैं व्यापम के द्वारा, चाहे वो आपका एक्सटेंशन ऑफिसर हो, चाहे वो लेबर इंस्पेक्टर हो। जितने एग्जाम हुए इनमें ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं। तो चलो अपन देखते हैं, अपने 25 में से 25 नंबर अपन सिक्योर करते हैं अपने। और मेरिट में जो जगह बनाने के लिए सबसे मेन पोर्शन है जनरल मैनेजमेंट, उसको अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बनाते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस एंड जल्दी से अपने नंबर पक्का करते हैं। दूसरे व्यक्तियों से कार्य कराने की युक्ति को क्या कहा जाता है? प्रबंध, यानी कि आपका मैनेजमेंट। एंड वे सभी व्यक्ति जो कार्य पर लगे हुए हैं या कार्य करने योग्य है क्या कहलाते हैं? तो वो जनशक्ति, यानी कि जन मतलब लोग, शक्ति यानी कि पावर। वित्तीय विवरणों से निष्कर्ष निकालना एवं प्रबंध की उपयोग करना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं वित्तीय विवरण विश्लेषण। इसको आप ध्यान रखें। किस अवधारणा का तर्क है कि उपभोक्ताओं को व्यापक रूप से उपलब्ध और सस्ते उत्पाद पसंद आएंगे? तो ये किसका अवधारणा है? विपणन अवधारणा। ये ध्यान रखें, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अलग है, तो इसी को ध्यान रखना है हमें, इसीलिए हम आपको ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं। तकनीकी, मानव और वैचारिक, ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल हैं। ये किसके द्वारा पहचाने गए हैं? तो ये किसके द्वारा पहचाने गए हैं? रॉबर्ट के कल्ज द्वारा। यानी कि तकनीकी, मानव और वैचारिक, ये तीनों प्रबंधकों के आवश्यक कौशल है। क्वेश्चन नंबर 6, लक्ष्यों को निर्धारित करना, मूल्यांकन करना, निष्पादन को पुरस्कृत करना प्रबंधन का कौन सा नियम है? तो यह है उद्देश्य आधारित प्रबंधन। यानी कि आपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, उसका मूल्यांकन कर लिया, इवेल्यूएट कर लिया और उसको फिर उसको संपादित यानी कि कार्य पूर्ण कर लिया। इसको आपका एक टारगेट सेट हो जाता है, उसको उद्देश्य आधारित प्रबंधन कहते हैं। तो लेखांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लेखांकन का मुख्य उद्देश्य सभी पक्षकारों को वास्तविक परिणामों से अवगत कराना। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिबिंब परीक्षण स्थिति संबंधी परीक्षण और उद्देश्य सहित परीक्षण किसके प्रकार है? ये सब प्रकार हैं व्यक्तिगत परीक्षण के। विपणन की दृष्टि से वस्तु को उन सुविधाओं का पुलिंदा माना जा सकता है जो उपभोक्ता को प्रस्तुत की जा रही है। ये कथन किसका है? ये कथन है डॉक्टर डाबर का। ये एज इट इज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको एक बार दो बार जरूर देखें इस वीडियो को, ताकि आप सब कुछ याद हो जाए। बाजार अवनति, बाजार परिपक्वता और बाजार परिचय एवं वृद्धि किसकी अवस्था है? यह है उत्पादन जीवन चक्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक कौन थे? तो ये थे टाउसले, क्लार्क और प्रोफेसर पाइल। तो आपको ये ध्यान रखना है इन तीनों का नाम, टाउसले, क्लार्क और प्रोफेसर पाइल, इनका क्या विचारधारा थी? ये विपणन की पुरानी विचारधारा के समर्थक थे। सभी उत्पादनों का एकमात्र अंत उद्देश्य है उपभोग। ये कथन किसका? ये है एडम स्मिथ का। तो इसमें क्या बोला है कि जितने भी उत्पादन हो रहा है उन सबका एक ही जो फाइनल डिसीजन होना है उनका है उपभोग, यानी कि वो उपभोग होना चाहिए, यूज में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने उसको बना लिया, वो यूज में नहीं आ रही हो तो वो वेस्ट हो जाता है। अनुकूलतम पूंजी की संरचना का गुण है न्यूनतम जोखिम, यानी कि लोवेस्ट रिस्क, अधिकतम लाभ यानी कि हाईएस्ट प्रॉफिट एंड न्यूनतम निर्गतम लागत, यानी कि जो कॉस्ट है वो भी कम होनी चाहिए। तो ये बेस्ट कंडीशन है, यानी कि रिस्क कम हो, लाभ ज्यादा हो और लागत कम हो। दैट इज बेस्ट स्ट्रक्चर फॉर एनी बिजनेस। वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य लाभदायकता, शोधन क्षमता और प्रबंधकीय निर्णय का मूल्यांकन। यानी कि वित्तीय विश्लेषण क्यों किया जाता है? वो लाभदायकता, शोधन क्षमता और प्रबंधकीय निर्णय का मूल्यांकन करते हैं कि इसमें कितना लाभ हो रहा है, शोध क्या क्या करना है और किसे प्रबंध करना है। निर्णय लेने की प्रक्रिया का तीसरा चरण क्या है? निर्णय लेने की प्रक्रिया का तीसरा चरण है कार्रवाई के लिए पाठ्यक्रम। यानी कि अगर आप कोई चीज निर्णय ले रहे हैं तो उसके लिए क्या कार्रवाई की जा रही, ठीक है। वित्तीय प्रभावन क्षमता के लिए पूंजी के किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है? तो वो है ऋण पूंजी का, यानी कि जो आप लोन लेते हैं उसका। सकल कार्यशील पूंजी क्या है? यानी कि जो डायरेक्ट एक्टिव एसेट है वो क्या है? वो है व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित पूंजी की आवश्यकता का सही अनुमान लगाना, ठीक है। एंड नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य है, तो अंतिम कार्य कौन सा है? तो यह है नियंत्रण। यानी कि अगर आप नियोजन करते हैं, यानी कि आप पहले से कोई एक प्लानिंग करते हैं, तो उसका जो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, यानी कि लास्ट स्टेप कौन सी होगी? कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण। आपको अपनी स्टेप्स, अपने अपने जो ऑब्जेक्टिव बनाया उसके और सारी जितने भी स्टेप्स है उस पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? नियंत्रण का एक रूप। यानी कि आप सेल्फ असेसमेंट क्यों करते हैं?
सेल्फ असिस्टेंट क्या होता है, तो वो आप अपने आप के ऊपर नियंत्रण करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप दिन में मोबाइल 3 से 4 घंटे चलाते हैं, तो अगर आप शाम को बैठ के सोचते हैं कि मैंने आज कितना टाइम वेस्ट किया, तो वो हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम अपने आप के ऊपर एक नियंत्रण पाना चाहते हैं कि चलो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया, अगली बार से हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है, तो प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन। यानी कि अगर आप अपनी इंडस्ट्री में, बिजनेस में परिवर्तन चाहते हैं, मानसिक, यानी कि अगर जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं इसका, कि अगर आपको आपके कर्मचारियों से 8 की जगह 10 घंटे काम करवाना है, ठीक है, आपकी आवश्यकता है, वैसे वो गलत है, लेकिन अगर आपकी आवश्यकता है तो पैसे से कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा, आपको उसके लिए जरूरत है कि आप उनको मेंटली प्रिपेयर करें। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज है प्रबंधक, और उसके बाद फिर जो है कर्मचारी, इनके मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन कर दें। क्योंकि यार कुछ इसमें इस प्रकार से आप उनको समझाई दें कि कुछ दिनों की बात है, वी कैन बूस्ट अप आवर बिजनेस एंड देन जैसा चल रहा था वैसे ही आराम से 8 घंटे का आप काम करें, एंड इसके साथ आपको पेमेंट तो दे ही रहे हैं। तो इस तरीके से आप उनको मेंटली अगर प्रिपेयर करेंगे, दैट विल प्रोड्यूस मोर बेटर रिजल्ट। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने लिया है, तो यह है कार्मिक प्रबंधन ने, ठीक है। इन्वेंट्री प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है, स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता को दर्शाता है। भारत में लेखा मानक एक किस विषय में व्याख्या करता है, तो ये करता है लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, जो लेखांकन नीति है उनको प्रकट करता है, ठीक है। स्पष्टता कार्य के लिए अयोग्य आवेदकों की छटनी किस साक्षात्कार के माध्यम से की जाती है, तो यह है प्रारंभिक साक्षात्कार। अगर आपने को किसी को रिक्रूट करना है तो उसमें जो योग्य है, उनके योग्य को अगर चुनना है तो उसमें प्रारंभिक साक्षात्कार इनिशियल इंटरव्यू होता है, उसके माध्यम से आप उसमें चयन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है प्रत्यदेश। सर्वप्रथम किसने प्रबंध और प्रशासन में अंतर स्पष्ट किया है, तो ये किया था ओलिवर शेल्डन ने, ठीक है। इसका नाम ध्यान रखना है कि ओलिवर शेल्डन ने क्या किया था, प्रबंध और प्रशासन दोनों में अंतर स्पष्ट किया था। दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक उपक्रम के मानवीय तत्वों को विकसित व प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है मानव संसाधन प्रबंधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। आप ह्यूमन रिसोर्स को कैसे आप मैनेज करते हो, तो इसको विकसित और प्रतिबंधित करती है, यानी कि आप इसको डेवलप तो कर रहे हैं, साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको प्रतिबंध भी कर रहे हैं। मानव संसाधन प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं व कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। ये कथन किसका, ये कथन है केट सूसन का, जिसमें उन्होंने क्या बोला कि मानव संसाधन प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं व कार्यवाहियों का एक विशिष्ट क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्तियों का प्रबंधन शामिल होता है। तो ये याद रखना, ये केट सूसन ने बोला है। स्थिति विशेष पर व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है, ये कहलाता है वित्तीय विवरण, स्थिति विवरण। यानी कि कोई से जैसे एक डेट है, जैसे 1 अप्रैल को आपका वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है, तो आपने 31 मार्च को पूरे स्थिति विवरण बता दिया कि ये खर्चा हुआ, इतना डेप्थ हुआ, इतना माइनस में, इतना प्लस में, ये सब दिखा दिया, तो ये एक डेट हो गया, यानी कि स्थिति विवरण या वित्तीय विवरण। पूंजी व लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं अधिमान अंशधारी, ठीक है, जो पूंजी व लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखते हैं। जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है, तब वह क्या कहलाता है, यह कहलाता है प्रवक्ता। यानी कि जैसे आपने अभी देखा होगा, न्यूज चैनल पे देखते हैं कि कोई भी पार्टी है, उसका एक प्रवक्ता होता है, जो राष्ट्रीय स्तर का रहता है या राज्य स्तर का रहता है, वो रिप्रेजेंट करता है, वो बोलता है, वो रिप्रेजेंट करता है पूरी फर्म को, पूरी पार्टी को या फिर पूरे संगठन को। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, अभिप्रेरणा होती है 2 प्रकार की, एक होती है मौद्रिक, एक होती है अमौद्रिक, ठीक है। किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा का भाग है, यह मौद्रिक, यानी कि आप पैसा दे रहे हैं। अगर जैसे सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है वो पैसा होता है, अगर कोई व्यक्ति को पैसा ना मिलेगा तो वो काम ही नहीं करेगा, सीधी सी बात। अगर आप जॉब कर रहे हैं किसी भी फर्म में, तो आप सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं, मैक्सिमम 99% में ये बोल सकता हूँ कि सिर्फ पैसे के लिए। 1% जो लोग होते हैं वो खुद के इंटरेस्ट के लिए करते हैं। दैट इज द बेस्ट मोटिवेशन, दैट इज चेक और सैलरी। दीर्घकालीन देनदारियों में क्या आता है, ये आता है बंध पत्र, डिबेंचर और आवधिक कर्ज। ये लंबे देनदारियां होती है, जिसमें बंध पत्र होता है, डिबेंचर होता है और आवधिक कर्ज होता है। दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति, तो ये है वैज्ञानिक पद्धति। ये लेखांकन पद्धति है, ये ड्यूअल अकाउंटिंग प्रोसेस है, लेखांकन होता है और ये वैज्ञानिक पद्धति कहलाती है। जॉन और स्टोरी ने मानव संसाधन प्रबंध को कितने भागों में वर्गीकृत किया है, तो ये 4 भागों में वर्गीकृत किया है, याद रखना, जॉन और स्टोरी ने, ठीक है। संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कब दृष्टिगोचर होता है, तो ये होता है व्यवहार में, ठीक है।
शक्ति का एक ही केंद्र में स्थापित होना क्या कहलाता है? यह होता है केंद्रीकरण। जैसे कि कई बार आरोप लगता है कि सारी की सारी जो शक्तियां हो गई वो केंद्रीकृत हो गई है, यानी कि किसके ऊपर हो गई? जैसे अब मैं लाइव एग्जांपल लेता हूं, जैसे कई बार आरोप लगता है कि प्रधानमंत्री ही सारे शक्तियां लेके बैठे हैं, वित्त मंत्री की भी ले रखे हैं, विदेश मंत्री की भी, तो ये एक तरह से केंद्रीकरण हो जाता है, यानी कि किसी भी एक ही केंद्र में स्थापित हो जाना। ठीक है, सारी शक्तियां, पावर्स। ESOP का विस्तृत रूप लिखिए, तो यह एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। और साथ में आप नोट्स बनाते चले या फिर वीडियो को 2-3 बार देख लें। प्रोत्साहन क्या व्यक्त करता है? प्रोत्साहन व्यक्त करता है निष्पादन से संबंधित विशेष प्रतिपूर्ति के भुगतान को व्यक्त करने के लिए पूंजीगत व्यय बजट का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है प्रत्येक परियोजना पर प्रतिफल की अपेक्षित दर की उपेक्षा करना, यानी कि जो कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें कुछ प्रतिकूल है, यानी कि आपका अपोजिट आपकी उम्मीद से ज्यादा कुछ हो रहा है, तो उसको उपेक्षा कर दो, यानी कि उसको इग्नोर करो और आगे बढ़ो। चेक क्या है? विनिमय पत्र। ध्यान रखना है, चेक बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक विनिमय पत्र होता है चेक। वस्तु की प्रकृति विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है? यह है बाह्य घटक। ठीक है। मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है हरबिन्सन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरबिन्सन ने लिखी है मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रियल वर्ल्ड नामक पुस्तक। प्रबंध यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। ये कथन है FW टेलर का। FW टेलर जी का कहना है कि प्रबंधन यह जानने की कला है कि क्या करना है तथा उसे करने का सर्वोत्तम एवं सुलभ तरीका क्या है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किस प्रकार के कर्मचारियों का किया जाता है? तो ये किया जाता है जिन्हें एक ही प्रकार का कार्य बार बार करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी कार्य को, एक ही कार्य को बार बार करने से एक व्यक्ति की जो मेंटल स्टेटस है वो खराब हो जाती है। आप ही अगर बार बार वही काम करोगे तो आपकी मेंटल स्टेटस खराब हो गई, इसलिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना पड़ता है ऐसे कर्मचारियों का। प्रतिबल साक्षात्कार क्यों लिया जाता है? प्रतिबल साक्षात्कार लिया जाता है ताकि पता लगा सके कि आवेदक दबाव में कैसा प्रदर्शन करता है। यानी कि जैसे कि आपको 2-3 कर्मचारियों का काम एक साथ दे दे और तीनों काम आपसे बोले कि जल्दी करो, तो ये एक तरीके से प्रतिबल है, वो आपका साक्षात्कार होता है कि आप ऐसी कंडीशन में कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, इसी को जानने के लिए ये प्रतिबल साक्षात्कार लिया जाता है। मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्ति पर हर वर्ष लगाया जाता है? तो ये स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है। जैसे कि आपकी स्थायी संपत्ति की हर साल जैसे कीमत घटती जाती है, कार हो गई, आपकी कार की कीमत हर साल घटती है, तो ये मूल्यह्रास यानी कि मूल्य में कमी होती है। जब आय व्यय से अधिक हो तो तब क्या होता है? तो ये व्यवसाय में लाभ होता है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपने कोई व्यवसाय स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, अगर उसका लागत जो है, लागत से ज्यादा अगर आपका लाभ है तो वो व्यवसाय में लाभ कहलाता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ये 1947 में पारित किया गया, इसको ध्यान रखें। लेखांकन पुस्तपालन की कौन सी क्रिया है? खाता बही क्या है? यह है खातों का एक समूह। खाता बही वो है जिसमें सारे जितने भी खाता है उनका एक समूह बनाया जाता है। जब प्रबंधन के प्रकार उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रबंधन प्रक्रिया। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1948 में किया गया। बंदरगाह यानी जो आपके पोर्ट्स होते हैं वहां पर श्रमिक जो काम करते हैं उनके लिए एक अधिनियम बनाया गया था। कार्य संबंधी ज्ञान व कौशल विकास करना, कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है? यह है प्रशिक्षण का, यानी कि आपको जो बीच बीच में ट्रेनिंग देते हैं या फिर स्टार्टिंग में बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, उससे आपका कार्य संबंधी ज्ञान देते हैं, कौशल विकास करते हैं, काम कैसे करना है और उसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि बीच बीच में रिफ्रेशर कोर्स एंड कैप्सूल कोर्स होते हैं, आपके बूस्टअप कोर्सेस होते हैं, ये आपका क्या करते हैं? कौशल विकास करते हैं और आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ होता है वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात। यानी कि जैसे मान लो आपने 10 रुपए के बिस्किट बनाए और उसको 8 रुपए में बेच रहे हैं, तो वो आपका डंपिंग कहलाता है। बट क्या है कि खपत नहीं हो रही तो आपने कम सस्ती कर दी। विपणन प्रक्रिया के कितने चरण है? विपणन प्रक्रिया के 5 चरण है। तो 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व क्या है? यह आपके कस्टमर यानी कि ग्राहक, कंपनी, कॉम्पिटिशन यानी कि प्रतियोगिता, कोलैबोरेटर्स यानी कि सहयोगी और कंटेक्स्ट यानी कि आपका प्रसंग। तो ये 5C इनको याद रखना है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। कस्टमर, कंपनी, कॉम्पिटिशन, कोलैबोरेटर्स एंड कॉन्टेक्स्ट। ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबद्ध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं पद सोपान यानी कि हायरार्की ऑफ द डेजिग्नेशन। तो ऊपर से नीचे, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक होते हैं आयुक्त। ऊपर से नीचे जैसे ऊपर से नीचे पद अधिकारी का एग्जांपल लेता है, जैसे DG हो गए, ADG हो गए, IG, DIG एंड उसके बाद SSP, SP, उसके बाद आपके DSP, TI। ये आपका एक पद सोपान हो गया, यानी कि
ऊपर से नीचे पदाधिकारियों के संबंध को बता रहा है, एक लेवल को बता रहा है। बाजार के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन, नए उत्पादों पर नजर रखना क्या संदर्भित करता है? ये संदर्भित करता है विपणन पर्यावरण। मानव प्रबंधन की आंतरिक चुनौतियां कौन सी है? आंतरिक चुनौतियां है श्रम संघ, पेशेवर संस्थाएं और संगठन की संस्कृति। ये तीन याद रखना है कि आपको श्रम संघ होता है, पेशेवर संस्थाएं होती है और संगठन की संस्कृति होती है। ये आंतरिक चुनौतियां होती है मानव प्रबंधन की। बिक्री प्रबंधन का एक सामान्य उद्देश्य क्या है? इसका सामान्य उद्देश्य है वितरण के उपयुक्त चैनल का चयन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वितरण के उपयुक्त चैनल का आप चयन करें बिक्री प्रबंधन के लिए। फॉर्म में भरी गई ग्राहकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की सूचना है? ये बाहरी सूचना है, यानी कि ग्राहक आपसे संतुष्ट है या नहीं, ये आपकी एक जैसे फीडबैक फॉर्म भरते हैं वही होता है। मानव प्रबंधन की बाहरी चुनौतियां ये है आर्थिक, वैधानिक, प्रौद्योगिकी और राजनीतिक। यानी कि आर्थिक यानी कि अगर आपको एक आर्थिक फैक्टर हो सकता है, वैधानिक यानी कि कानूनी प्रक्रिया आपको उलझा सकते हैं, प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी से आपको एक इंटरफेस हो सकता है, और राजनीतिक यानी कि जिससे कोई राजनीतिक दुविधा है आपको, यानी कि राजनीतिक तरीके से दबाव है, तो वो एक बाहरी चुनौती है। विशिष्टीकरण एवं कुशलता ही संगठन का ढांचा निर्धारित कर रही है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है आपका मानव संसाधन में परंपरागत सिद्धांत बाहर होते जा रहे हैं। ठीक है, रोजनामचे एवं अन्य सहायक पुस्तकों से खाता बही में प्रविष्टियां करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये कहलाती है खतौनी। बोलते हैं ना खाता खतौनी, तो ये खतौनी यही है, रोजनामचे में और अन्य सहायक पुस्तकों में खाता बही में प्रविष्टि करते हैं। किसी कर्मचारी के कार्य की प्रशंसा करना तथा पुरस्कार देना क्या कहलाता है? यह अभिप्रेरणा, एक मोटिवेशन दे रहे हैं, यानी कि अगर किसी ने काम किया है अच्छा तो उसको आप मोटिवेशन दे रहे हैं कि यार अच्छा काम किया, ताकि वो भी मोटिवेट रहे और अच्छा काम करे। स्थिर लागत पर ऋण कोषों का प्रयोग करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है समता पर व्यापार। ठीक है, यानी कि आप कोई व्यापार कर रहे हैं, आपने फिक्स कर दिया हमारी प्राइस ये रहेगी चाहे कुछ भी हो, चाहे उसके लिए ऋण लेना पड़े आपको। किसने कहा कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है? ये कहा टेलर ने। क्या कहा है? कि बजट एक निश्चित अवधि के लिए सरकार की वित्तीय योजना है। क्योंकि एक निश्चित अवधि का होती है, साल भर की होती है या फिर 6 महीने की होती है, जो भी आपकी होती है वो एक निश्चित अवधि है। वित्तीय प्रशासन का अभिकरण है, वित्तीय प्रशासन का अधिकरण है विधायिका, कार्यपालिका, वित्त विभाग, लेखा परीक्षण विभाग और संसदीय समितियां। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से अधिकरण है? विधायिका, कार्यपालिका, वित्त विभाग, लेखा परीक्षण विभाग और संसदीय समितियां। पोस्ट कॉर्प सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका किया था लूथर गुलिक ने। ध्यान रखें, लूथर गुलिक ने किया था पोस्ट कॉर्प सिद्धांत का प्रतिपादन। तो इसका पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटर, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। मैं इसका साफ पूरा दिखा देता हूँ। प्लानिंग यानी कि आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, नियोजन कर रहे हैं, एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ कर्मचारी है, स्टाफिंग है, उसको डायरेक्शन है उसके लिए कुछ काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, कोऑर्डिनेटर से समन्वय यानी कि ऊपर से नीचे तक कोऑर्डिनेटर से आपके रिपोर्टिंग, जो काम कर रहे हैं उसके रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये सब जरूरी है। एंड बजटिंग यानी कि सारे काम करने के लिए जो बजट देते हैं उसके बारे में कार्य करना। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रख लेना, लिख कर रख लें बिल्कुल, और या फिर बार बार वीडियो देखें। थोड़ा सा बोर जरूर हो सकता है ये सब्जेक्ट, क्योंकि ये थोड़ा सा इकोनॉमी और मैनेजमेंट दोनों का मिला के है, बट आपके 25 नंबर सिक्योर करना है तो आपको इनको देखना ही होगा। जब ऋण पूंजी अंश पूंजी बराबर हो तो क्या होता है? तो ये होता है शून्य क्षमता पर व्यापार कम। ठीक है, यानी कि शून्य क्षमता पर व्यापार कम हो जाता है जब ऋण पूंजी और अंश पूंजी बराबर होती है। विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। यह एक ऐसा प्रयोग है जिसमें मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढालकर सम्मुख आते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है जॉर्ज हॉस्टन का, जिसमें विचारधारा का मस्तिष्क जटिल व प्रत्यक्ष दर्पण है। एक ऐसा प्रयोग है ये जिससे मानसिक विचार शब्दों के रूप में ढालकर सम्मुख आते हैं। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों में अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती है, विपणन मूल नीति का यह कौन सा प्रकार है? यह भेदभाव विपणन नीति, यानी कि उसको फर्क नहीं पड़ता कि ग्राहक क्या करते हैं, क्या कौन से ग्राहक है, वो अपना एक पर्टिकुलर कार्यक्रम अपना रही है। तो ये कौन से प्रकार है विपणन मूल नीति का? यह है भेदभावहीन विपणन नीति। प्रबलीकरण सिद्धांत किस पर आधारित है? यह है अधिगम सिद्धांत और स्किनर का सिद्धांत पर। किस स्तर के प्रबंधक प्रभागी उद्देश्यों के लिए चिंतित होते हैं? तो ये मध्य स्तर के। वे निर्माता जो सभी बाजारों में एक साथ पहुंचना पसंद नहीं करते हैं, वे कौन सी नीति का अनुसरण करते हैं? वह केंद्रित विपणन नीति का। संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार कौन से हैं? ये है लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक। तो ये 3 प्रकार हैं, लाइन, स्टाफ और प्रकार्यात्मक, यानी कि संगठन में प्राधिकरण के 3 मुख्य प्रकार।
बाजारों को उप बाजारों में बांटना क्या कहलाता है? ये कहलाता है बाजार विभक्तिकरण, यानी कि बाजार को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्लासिफाइड कर देते हैं कि ये बाजार है, ये उप बाजार है, यानी कि हाट जिसको बोलते हैं अपन। वित्तीय विवरण की कितनी विधियां हैं? ये है 2, क्षैतिज और समतल विश्लेषण। क्षैतिज अथवा समतल विश्लेषण है इनकी हॉरिजॉन्टल, और शीर्ष अथवा लंबवत यानी कि ये वर्टिकल। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ये वर्टिकल हो जाता है आपका। विज्ञापन रणनीति किस प्रबंधन का हिस्सा है? तो ये बिक्री प्रबंधन का। ठीक है, विज्ञापन रणनीति से आप क्या करना चाहते हैं? क्या है कि बिक्री करना चाहते हैं, बिक्री बढ़ाना चाहते हैं आप। मानव संसाधन प्रबंधन के कार्यक्षेत्र कौन से हैं? तो इनके कार्यक्षेत्र है कर्मचारी चयन, कर्मचारी पारिश्रमिक, कर्मचारी प्रेरणा, स्वास्थ्य और कर्मचारियों की सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और मानव संसाधन विकास मंत्री फंक्शंस। यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन में अपन कर्मचारियों का चयन करते हैं, उनका पारिश्रमिक के बारे में कार्य करते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं, उनके हेल्थ और उनकी सिक्योरिटी पे ध्यान देते हैं, उनके औद्योगिक संबंध यानी कि किस प्रकार से उनके संबंध है उससे, और मानव संसाधन विकास मंत्री के फंक्शन से जो कार्यविधियां हैं उसको देखते हैं। लाभांश क्या है? वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नकद अथवा शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। लाभ हुआ, उसका अंश क्या है? तो वह धनराशि जो लाभ से नियमित रूप से कंपनी के शेयर धारकों को नकद या शेयर के रूप में भुगतान की जाती है। मनुष्य का व्यवहार सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित होता है। इस मान्यता पर आधारित कौन सा मॉडल है? इस पर आधारित है पेवलोवियन मॉडल। पेवलोवियन मॉडल बोलता है कि मनुष्य का व्यवहार जो है सीखी हुई प्रेरणाओं से प्रभावित होता है। यानी कि अगर आपने कोई मोटिवेशन ले लिया है, कभी कोई सा मोटिवेशन लिया है या फिर देखा है या सुना है, तो उसी के आधार पर आपका व्यवहार बनता है। परिसंपत्ति इक्वल टू देनदारियां प्लस पूंजी किसका लेखांकन समीकरण है? यह है तुलन पत्र का, यानी कि बैलेंस शीट का। जो बैलेंस शीट आपने, अगर कॉमर्स वाले होंगे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट, तो कॉमर्स तो आपने देखा होगा कि परिसंपत्ति इक्वल टू देनदारी प्लस पूंजी। वे लेन देन जिनका लेखा अन्य किसी बही में नहीं होता, उनका लेखा कहाँ किया जाता है? तो उसका लेखा किया जाता है मुख्य जनरल में, यानी कि मेन जनरल होता है उसमें किया जाता है। यदि फर्नीचर 5,000 रुपये, स्टॉक 30,000 रुपये, नकद 20,000 रुपये, लेनदार 30,000 रुपये के हैं, तब स्वामी की पूंजी क्या होगी? तो स्वामी की पूंजी होगी 70,000 रुपये। तो ये 70,000 कैसे आएगी? 50,000 रुपये आपके पास फर्नीचर है, आपके पास 30,000 का स्टॉक है, नगद आपके पास 20,000 रुपये, लेकिन लेनदार 30,000 के भी तो हैं। तो ये कितना हुआ? ये 1 लाख और 1 लाख माइनस 30,000, तो ये हो जाएगा 70,000 रुपये। सो गाइस, ये कुछ क्वेश्चन थे जिसमें हमने 90 क्वेश्चन लगभग कवर किए हैं। इसके बाद अपन और भी बेस्ट क्वेश्चन करेंगे अगले पार्ट में। ये पार्ट 1 था एंड आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बट अगर समझ में नहीं आया तो भी इसको 2 बार देखें, तो क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 25 में 25 मार्क्स दिलाने वाले हैं। बिकॉज चाहे आपका सब्जेक्ट हो या ना हो, लेकिन आपको फेस तो करना है इसको। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिसको इसकी जरूरत है, और आगे इसी तरीके की वीडियोस के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल माय जॉब पोस्ट।